कभी सोचा है कि हम हर महीने सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे, बल्कि अपनी जिंदगी के घंटे बेच रहे हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ, पहली बार में तो लगता ही है। हाँ, पर एक पल के लिए सोचिए। सुबह का अलार्म, भाग दौड़ कर ऑफिस पहुंचना, दिन के 8, 10, कभी कभी 12 घंटे देना। और महीने के अंत में बदले में कुछ कागज के नोट ले आना। बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं है कि कोई कितना कमा रहा है। असली सवाल तो ये है कि क्या वो जिंदगी जो इस पैसे को कमाने में जा रही है, सच में इस कीमत के लायक है। और आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो ठीक इसी नब्ज पर हाथ रखती है। ये विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज की क्लासिक किताब है, योर मनी और योर लाइफ। हाँ। और शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है कि ये अमीर कैसे बने वैसी कोई किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते को, हमारी सोच को मतलब जड़ से बदलने की एक फिलॉसफी है। बिल्कुल। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी एक क्रांतिकारी विचार के इर्द गिर्द घूमेगी कि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, बल्कि वो हमारी जीवन ऊर्जा है। जीवन ऊर्जा। हमारी जिंदगी का वो हिस्सा जो हम काम के बदले बेच देते हैं। और इस कमाल के विचार के पीछे दो बहुत दिलचस्प लोग हैं। जो डोमिंगविस एक वॉल स्ट्रीट के बड़े एनालिस्ट थे, जो सिर्फ 31 साल की उम्र में रिटायर हो गए। सिर्फ 31 की उम्र हुए? हाँ। और विकी रॉबिन एक सामाजिक विचारक। उन्होंने मिलकर जो रास्ता दिखाया वो सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट से कहीं आगे जाता है। ये एक तरह से खुद को खोजने की गाइड है, जो किसी को भी ये समझने में मदद करती है कि उन्हें जिंदगी से असल में चाहिए क्या। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। किताब की शुरुआत आज की कामकाजी जिंदगी की एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर से होती है। अच्छा। सुबह का अलार्म बजता है और दिमाग में पहला ख्याल आता है, अरे यार फिर से ऑफिस। हाँ, ये तो सबका सच है। फिर वो लोकल ट्रेन या मेट्रो की भीड़ या घंटों का ट्रैफिक जैम, ऑफिस पहुंचकर लगातार काम, मीटिंग्स, डेडलाइंस, और दिन के आखिर में जब घर लौटते हैं तो शरीर और दिमाग दोनों ही पूरी तरह निचोड़ लिए गए होते हैं। और ये एक ऐसा चक्र है जिससे आज शायद हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करेगा। किताब इस पर एक बहुत सीधा और चुभने वाला सवाल पूछती है। हाँ, और वो सवाल ये है कि क्या हम वाकई लिविंग यानी जिंदगी बना रहे हैं, या फिर हम धीरे धीरे डाइंग यानी अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। सही। सोचिए, हम अपनी नौकरी के लिए क्या क्या दांव पर लगा देते हैं। हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारी नींद, हमारा सुकून। काम से घर आने के बाद क्या किसी में इतनी ताकत बचती है कि वो अपने बच्चों के साथ खेले या अपने पार्टनर से दिल खोलकर बात करे? ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब शायद नहीं है। और ये सिर्फ एक एहसास या फीलिंग नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े भी हैं। किताब में एक स्टडी का जिक्र है जो बताती है कि आधे से भी कम लोग अपनी नौकरी से सच में खुश हैं। आधे से भी कम? हाँ, मतलब एक बहुत बड़ी आबादी हर रोज सुबह उठकर वो काम करने जाती है जिसे वो पसंद नहीं करती, बस इसलिए ताकि महीने के अंत में बिल चुकाए जा सके। पर सवाल ये है कि हम इस चूहे दौड़ में फंसे क्यों हैं? मतलब हमेशा से ही तो लोग काम करते आए हैं, आज ऐसा क्या अलग हो गया है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो आज का समाज हमें लगातार एक ही चीज सिखाता है, और खर्च करो। हाँ, विज्ञापन, सोशल मीडिया पर दोस्तों की छुट्टियों की तस्वीरें, हर तरफ से एक ही मैसेज आता है कि तुम्हारे पास जो है वो काफी नहीं है। तुम्हें वो नया फोन चाहिए, वो बड़ी गाड़ी चाहिए, वो डिजाइनर कपड़े चाहिए। हाँ, वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली बात। बिल्कुल। यहीं से उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म का जन्म होता है। हम अपनी अंदरूनी खालीपन को, अपनी मानसिक और आध्यात्मिक जरूरतों को बाहरी चीजों से भरने की कोशिश करने लगते हैं। अच्छा। हमें लगता है कि शायद वो नई कार खरीदने से हमें असली खुशी मिल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। वो खुशी अगर मिलती भी है तो बहुत थोड़े समय के लिए रहती है। और यहीं पर आकर किताब अपना सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली विचार सामने रखती है। यहां से हमारी पूरी सोच बदलने वाली है। किताब पैसे को एक नई परिभाषा देती है। पैसा वो चीज है जिसके लिए हम अपनी जीवन ऊर्जा का व्यापार करते हैं। एक मिनट रुककर इस लाइन को सच में समझने की जरूरत है। ये कोई मामूली बात नहीं है। सही कहा। इसका मतलब है कि हमारी असली दौलत हमारा बैंक बैलेंस या हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। हमारी असली दौलत हमारा समय है। हाँ। हमारी जिंदगी के वो घंटे जो एक बार चले गए तो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकते। सोचिए, इसका मतलब है कि जब कोई ट्रैफिक में फंसा होता है या देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा होता है तो वो सिर्फ समय नहीं गंवा रहा, वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा गंवा रहा है। हाँ, जिससे वो कभी वापस नहीं पा सकता। ये एहसास ही डरावना और ताकतवर है। जैसा कि जो डोमिंगेज कहते हैं, आपके पास जिंदगी में गिने चुने कुछ लाख घंटे हैं।
आप उनसे कुछ अनमोल घंटे कागज के इन टुकड़ों के लिए बेच देते हैं। और जैसे ही कोई इस नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करता है ना, सब कुछ बदल जाता है। कैसे? ध्यान ये चीज कितने की है से हटकर इस चीज के लिए मुझे अपनी जिंदगी के कितने घंटे देने होंगे पर चला जाता है। अचानक हर खरीदारी का वजन बढ़ जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 50,000 रुपए है। ठीक है। अब तक हमारी सोच ये थी कि क्या मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए हैं? सही है। लेकिन जीवन ऊर्जा के नजरिए से सवाल पूरी तरह बदल जाएगा। अब सवाल होगा, इस फोन को खरीदने के लिए मुझे अपनी जिंदगी के कितने घंटे बेचने पड़े? एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी की महीने की सैलरी ऐसी है कि वो सारे खर्चे और टैक्स हटाकर प्रति घंटा 250 रुपए कमाता है। ओके, तो उस 50,000 रुपए के फोन की असली कीमत हुई 200 घंटे। 200 घंटे। हाँ, 200 घंटे यानी 8 घंटे के हिसाब से 25 दिन का काम, पूरा एक महीना। पूरा एक महीना। अब सवाल ये है, क्या वो नया फोन किसी की जिंदगी के एक महीने के बराबर है? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन अब कम से कम फैसला सोच समझ कर होगा। सही बात है। ये हमें खर्च करते समय ज्यादा जागरूक और समझदार बनाता है। तो ठीक है, ये विचार तो बहुत अच्छा है, पर इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारें? हाँ, ये जरूरी सवाल है। यहीं पर किताब बहुत ही प्रैक्टिकल और कदम दर कदम तरीका बताती है। और इसका पहला कदम है अदृश्य को दृश्य बनाना, यानी ये पता लगाना कि आपकी असली कमाई है कितनी। अरे वाह, मतलब मेरी असली सैलरी वो है ही नहीं जो मेरी अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखी है। ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर लोग अपनी सैलरी को काम के घंटों से भाग देकर अपना प्रति घंटा वेतन निकाल लेते हैं। हाँ, मैं भी वही करता हूँ। इसमें क्या क्या जुड़ता है? इसमें सिर्फ वो समय नहीं जुड़ता जो आप ऑफिस की कुर्सी पर बिताते हैं। इसमें वो सारा समय और पैसा भी जुड़ता है जो आप उस नौकरी को बनाए रखने के लिए खर्च करते हैं। जैसे काम पर आने जाने में लगने वाला समय और पैसा, ऑफिस के लिए खरीदे गए कपड़े, काम के तनाव की वजह से बाहर खाना या ड्रिंक्स पर किया गया खर्च। और सबसे जरूरी, काम के बाद थक कर दिमाग को सुन्न करने के लिए नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया पर बिताए गए घंटे, क्योंकि आपके पास कुछ और करने की एनर्जी ही नहीं बची। ठीक है, तो एक उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। भारतीय संदर्भ में मान लीजिए किसी की महीने की सैलरी 1 लाख रुपए। ठीक है। वो हफ्ते में 5 दिन 8 घंटे रोज काम करता है, यानी महीने में करीब 160 घंटे। कागज पर तो उसकी प्रति घंटा मजदूरी 625 रुपए हुई। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन अब असली हिसाब लगाते हैं। लगाइए। मान लीजिए वो रोज मेट्रो या कैब से आने जाने में 2 घंटे लगाता है, तो महीने के 40 घंटे और जुड़ गए। 40 घंटे और इस पर करीब 5,000 रुपए का खर्च भी हुआ। ऑफिस के लिए ठीक ठाक कपड़ों और दूसरे चीजों पर महीने का खर्च मान लेते हैं 4,000 रुपए। काम का तनाव इतना है कि हफ्ते में 3-4 बार बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ता है, जिस पर महीने के 6,000 रुपए और चले जाते हैं। और वीकेंड पर इस तनाव को कम करने के लिए दोस्तों के साथ बाहर जाना, मूवी देखना, हाँ, उसमें महीने के 10,000 रुपए और खर्च हो जाते हैं। अरे बाप रे। तो उसकी 1 लाख की कमाई में से 25,000 रुपए तो सीधे सीधे काम से जुड़े खर्चों में ही चले गए। बिल्कुल। तो उसकी असली कमाई हुई सिर्फ 75,000 रुपए। और समय 160 घंटे ऑफिस के और 40 घंटे आने जाने के, यानी वो उस नौकरी के लिए 200 घंटे दे रहा है, 160 नहीं। अच्छा। अब असली हिसाब लगाइए। 75,000 रुपीस को 200 घंटों से भाग दें। उसकी वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी 625 नहीं, बल्कि सिर्फ 375 रुपए है। लगभग आधी। है ना चौंकाने वाला? ये तो आंखें खोल देने वाला हिसाब है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो 500 रुपए का पिज्जा ऑर्डर करता है, वो असल में 500 रुपए का नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के करीब करीब 1.5 घंटे का है। अब शायद वो पिज्जा उतना स्वादिष्ट ना लगे। सही कहा। यही तो इस किताब की ताकत है। ये आपको एक नया चश्मा देती है। और इस तरीके का दूसरा हिस्सा भी उतना ही जरूरी है, अपने हर एक पैसे का हिसाब रखना। हर एक पैसे का? हाँ, हर एक रुपया जो अंदर आ रहा है और जो बाहर जा रहा है। ये सुनने में तो बड़ा मुश्किल और बोरिंग लगता है। हर चाय समोसे का हिसाब कौन रखेगा? ये तो अपने आप में एक और नौकरी हो गई। मैं समझती हूँ, ये शुरू में ऐसा लग सकता है, लेकिन किताब साफ कहती है कि इसका मकसद खुद को जज करना या अपराध बोध महसूस कराना नहीं है। अच्छा, ये कोई सजा नहीं है। नहीं, ये सिर्फ जागरूकता लाने का एक तरीका है। ये बजट बनाना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये देखना है कि आपकी जीवन ऊर्जा, आपका पैसा असल में जा कहाँ रहा है।
जब आप कुछ हफ्तों तक ऐसा करते हैं तो आपको अपने खर्च के ऐसे पैटर्न दिखाई देते हैं जिन पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। ठीक है, तो एक बार जब कोई अपनी असली कमाई और खर्चे को ट्रैक करने लगता है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? मतलब हमें आखिर कितना पैसा चाहिए और यहीं से बस इतना काफी है वाली बात आती है। बिल्कुल। हमारे समाज में ज्यादा को हमेशा बेहतर माना जाता है, ज्यादा पैसा, बड़ा घर, महंगी गाड़ी। लेकिन किताब इस सोच को फुलफिलमेंट कर्व के जरिए चुनौती देती है। फुलफिलमेंट कर्व, ये क्या है? इस फुलफिलमेंट कर्व को एक बुफे की तरह सोचिए। ओके। आप शादी में जाते हैं और प्लेट उठाते हैं। पहली प्लेट में आप अपनी पसंद की चीजें लेते हैं और आपको खाकर सबसे ज्यादा मजा आता है, वो आपकी जरूरतें हैं। ठीक है। दूसरी प्लेट में भी आप कुछ और अच्छी चीजें लेते हैं और आपको अब भी अच्छा लगता है, ये आपका आराम है। लेकिन तीसरी या चौथी प्लेट के बाद हर निवाला बोझ लगने लगता है, पेट भी खराब होता है और मजा भी किरकिरा हो जाता है। एग्जैक्टली। पैसा और सामान भी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। जब हम खर्च करना शुरू करते हैं तो हमारी संतुष्टि और खुशी बढ़ती है। पहले हम अपनी बुनियादी ज़रूरतें सर्वाइवल पूरी करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। फिर कुछ आराम की चीज़ें आती हैं, जैसे एक अच्छा बिस्तर या एक पंखा। हाँ, फिर कुछ लग्जरीज भी आती हैं। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन एक बिंदु आता है जिससे किताब इनफ यानी पर्याप्त कहती है। इस बिंदु के बाद और ज्यादा खर्च करने से हमारी खुशी बढ़ने की बजाय कम होने लगती है। वो कैसे? ज्यादा सामान से खुशी कम कैसे हो सकती है? क्योंकि ज्यादा सामान अपने साथ सिर्फ खुशी नहीं लाता, वो अपने साथ अव्यवस्था, तनाव और जिम्मेदारियां भी लाता है। अच्छा। बड़ा घर अब सिर्फ घर नहीं है, उसकी साफ सफाई, मेंटेनेंस और सुरक्षा की चिंता भी है। वो महंगी गाड़ी अब सिर्फ गाड़ी नहीं है, उसके लोन की EMI, बीमा और सर्विसिंग का सिरदर्द भी है। मतलब हम चीजों के मालिक नहीं रहते, चीजें हमारी मालिक बन जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई ये कैसे तय करे कि उसके लिए पर्याप्त कितना है? ये तो हर किसी के लिए अलग अलग होगा ना? हाँ, और यहीं पर किताब हमारी मदद करती है। वो हमें 3 जादुई सवाल देती है। ओके। जब आप अपने महीने भर के खर्चों की लिस्ट देखते हैं तो हर खर्च के लिए खुद से ये 3 सवाल पूछें। पहला सवाल, क्या मुझे खर्च की गई जीवन ऊर्जा के बदले में उतनी ही संतुष्टि मिली? मतलब उस रेस्टोरेंट में खाए गए 2000 रुपए के खाने से क्या मुझे अपनी जिंदगी के 5-6 घंटे के बराबर खुशी मिली? बहुत गहरा सवाल है। और दूसरा सवाल, क्या ये खर्च मेरे उसूलों और जिंदगी के मकसद से मेल खाता है? अगर मैं पर्यावरण की परवाह करती हूँ तो क्या मेरा हर रोज प्लास्टिक की बोतलों में पानी खरीदना सही है? और तीसरा, जो मेरा पसंदीदा है, अगर मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता तो क्या मैं तब भी ये खर्च करता? वाह, ये सवाल फालतू और दिखावे के खर्चों की पोल खोल देता है। इन सवालों का मकसद सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, इनका मकसद है वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ वित्तीय अखंडता, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी हासिल करना। वित्तीय अखंडता, एक ऐसी स्थिति जहां हमारा हर खर्च हमारे गहरे उसूलों और विश्वासों से मेल खाता हो। आप सिर्फ अमीर नहीं बन रहे हैं, आप एक सच्चा और प्रामाणिक जीवन जी रहे हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटे तो इसका सार ये है कि जब हम पैसे को सिर्फ बैंक के एक नंबर की तरह देखना बंद कर देते हैं और उसे अपनी जिंदगी के कीमती घंटों के रूप में देखने लगते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ। ये कंजूस बनने के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी को, अपनी जीवन शक्ति को महत्व देने के बारे में है। बिल्कुल सही। वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब करोड़पति बनना नहीं है, इसका असली मतलब है अपने समय का मालिक बनना। अपने समय का मालिक बनना। ये वो आज़ादी है जिससे कोई ये चुन सके कि वो अपनी जिंदगी के अनमोल घंटे कैसे बिताना चाहता है, परिवार के साथ, अपने शौक पूरे करने में या दुनिया घूमने में। अपने समय पर, अपनी जिंदगी पर वापस अपना नियंत्रण पाना, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और ये हमें एक आखिरी विचार पर लाता है जो इस किताब की सोच से ही निकला है। बताइए। जब हम अपनी जीवन ऊर्जा को महत्व देना शुरू करते हैं तो इसका असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता। हम कम खर्च करते हैं तो पर्यावरण पर हमारा बोझ कम होता है, हम दूसरों के लिए अवसर पैदा करते हैं, हमें अपने परिवार, समाज और अपने सपनों के लिए समय मिलता है। तो सोचने वाला सवाल ये है, क्या अगर पैसा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्राइवर न रहे तो इस आजाद हुई जीवन ऊर्जा से कोई क्या बनाना चाहेगा अपने लिए और इस दुनिया के लिए? अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।